स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। आज बहुत लंबी से मतलब कि बहुत दिनों से जिसका इंतज़ार था उसका फार्म आ चुका है। 2022 में यूपीएससी जिसको आईएएस एग्ज़ाम के नाम से जाना जाता है उसका फार्म आ चुका है 2 फरवरी को ही। तो जो व्यक्ति इसकी तैयारी करना चाहते हैं उसके बारे में एक बार फिर से मैं आज डिटेल पूरी जानकारी दे देता हूं, और जिसको फार्म भरना है वो भर सकता है। उसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया है और कैसे इसकी तैयारी की जाएगी इसके बारे में आज हम बात करेंगे। थोड़ी लंबी बात हो सकती है भले, लेकिन डिटेल से आज हम लोग बात करेंगे। तो जो भी लोग होंगे और जो लोग अभी फार्म नहीं भरना चाहते होंगे या बहुत से लोग नहीं भरेंगे, जो भी छोटे होंगे, जो भी क्लास 10th 12th इन ग्रेजुएशन कर रहे होंगे, वो भी लोग अच्छे से सुने और अपने भविष्य में जब इसकी तैयारी कैसे करेंगे तो वो इसी प्लानिंग के तहत करेंगे। वो लोग भी इसके पूरे फॉर्मेट को समझ लेंगे, पूरी बातों को समझ लेंगे कि कैसे करना है, तो आगे चलकर उसी प्रकार से तैयारी अपना करेंगे। तो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, बातों को समझ लीजिए। ये जान लीजिएगा कि ये भारत की सबसे बड़ा एग्ज़ाम है, इससे बड़ा भारत में कोई एग्ज़ाम नहीं होता है और इस पद के लिए लोग मरते हैं। ये समझ लेना कि भारत में अगर नौकरी कोई है तो एक ही नौकरी है, यही वाली नौकरी है, और बाकी तो सब नौकरी जो है नौकरियां हैं, छोटी मोटी नौकरियां हैं, लेकिन भारत में अगर कोई नौकरी अगर है तो वो यही है। लोग इसी के लिए मरते हैं। बहुत से लोग प्रत्येक साल बहुत से लोग आते हैं इस लड़ाई में, उसमें से कुछ लोग जीत जाते हैं और कुछ लोग इसी में बह जाते हैं। ये समझ लीजिए कि अगर आपने इस पद को पा लिया तो आपके पास इतनी पावर मिल जाती है कि सिर्फ आपको राष्ट्रपति ही हटा सकता है, बाकी मुख्यमंत्री आपको 6 महीने तक बस सस्पेंड कर सकता है, बाकी आपको इस नौकरी से हटा नहीं सकता। तो समझ लीजिए इतना बड़ा पावरफुल है। तो बहुत से लोग जानना चाहते हैं कि एग्ज़ाम की तैयारी कैसे किया जाता है। तो देखिए आज इसी की हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं यूपीएससी। ये जो एग्ज़ाम है वो जो संस्था कराती है उस संस्था का नाम है यूपीएससी। ये हमारा संवैधानिक संस्था है, मतलब संविधान में इसका उल्लेख किया गया इस संस्था का। इस संस्था का पूरा नाम है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, मतलब होता है संघ लोक सेवा आयोग। हिंदी में बोलते हैं संघ लोक सेवा आयोग। संघ लोक सेवा आयोग का मतलब केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों में मिलकर ये कार्य करते हैं। तो लोक मतलब क्या होता है? जनता, पब्लिक मतलब जनता। तो हमारे जो संघ है, इस संघ में जो जनता होती है उनकी सेवा करने के लिए जो नियुक्त किए जाते हैं, जो आपने बहुत बार शब्द सुना होगा नौकरशाह, तो नौकरशाह भी इन्हीं यूपीएससी के जो मेंबर्स होते हैं उन्हीं को कहा जाता है नौकरशाह। भारत में कहते हैं ना कि और एक ब्यूरोक्रेसी के भी नाम से जाना जाता है कि ब्यूरोक्रेसी में जो लोग होते हैं, तो यूपीएससी के तहत जो लोग भी आते हैं उसे ब्यूरोक्रेट्स भी कहा जाता है, उसे ब्यूरोक्रेट्स भी कहा जाता है। तो यूपीएससी जो सिविल सर्विस एग्जाम है 2022 का फार्म आ चुका है, और इसी को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग आईएएस के नाम से जानते हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। तो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस क्या होता है वो मैं समझा दे रहा हूँ। देखिए ये जो टोटल पोस्ट आई है, कितने आए हैं कुल टोटल पोस्ट, इसमें आईएएस के लिए 861 पद है। आईएएस के लिए कितने पद है? 861, और आईएफएस के लिए कितने हैं? 151। अगर बात ना समझ में आई तो ऐसे समझिएगा, जो आईएएस होता है ये जो 861 पद है, इसी के अंदर ऊपर के जो टॉपर होंगे आईएएस करीब 150 के आसपास जो लोग होंगे वो आईएएस बनेंगे, डायरेक्ट आईएएस बनेंगे। आईएएस का मतलब वो जिले में कलेक्टर के पद पे जाएंगे। फिर उसके बाद जो 150 से लेकर के करीब 400 तक के, लगभग 400 पद के लोग ये बनते हैं आईपीएस। अगर आपने वांटेड मूवी देखा होगा तो उसमें जो सलमान खान को आईपीएस दिखाया वो यही पद है। आईएएस से छोटा पद है लेकिन जिले में दूसरा सबसे पावरफुल पद होता है। फिर इसी में तीसरा पद होता है, एक और होता है आईएफएस, इंडियन फॉरेन सर्विस, भी इसी के तहत होता है, उसका भी एग्जाम होता है इंडियन फॉरेन सर्विस। तो आईएएस के बराबर ही ऐसे इसको मान लिया जाता है। बहुत से लोग अपना पहले इसको चुनते हैं, कुछ लोग इसको पहले चुनते हैं, ये सब बातें हैं। तो ये 861 में ही ये सब एग्जाम होंगे। फिर इसी में आईआरएस भी होता है, रिवेन्यू सर्विस होता है, इसी के अंदर रेलवे में भी कुछ अधिकारी जो होते हैं वो भी नियुक्त किए जाते हैं। तो ये सब जो पदे हैं वो 861 वाले में ही कैलकुलेट किया जाएगा। फिर इसमें एक है आईएफएस। आईएफएस के लिए क्या है कि इसके लिए कुछ विशेष डिग्रियां मांगती है, जैसे कि एनिमल हस्बेंड्री मांग सकता है, बॉटनी मांग सकता है, जूलॉजी मांग सकता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो ऐसे मांग सकता है कि आप इससे ग्रेजुएशन किए हो, तब आप आईएफएस चुनते हैं। इसमें क्या होता है? इंडियन फॉरेस्ट सर्विस बोलते हैं इसको, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, यानी भारतीय वन सेवा बोलते हैं, भारतीय वन सेवा। ये भी एक बहुत बड़ा पद है। अगर आप लोगों ने कभी फिल्मों में देखा होगा कि कोई जंगल है, उस वन है, कोई वन है, उस वन का एक मुखिया होता है कि अगर वन के अंदर कौन सी लकड़ी कट रही है, काटना है, एक मालिक 4 व्हीलर से आता है और पूरी निगरानी करता है, तो वो आईएफएस ही होते हैं। बहुत बड़ा पद है, क्योंकि यूपीएससी के तहत जिनका सिलेक्शन होता है वो बहुत बड़े पद होते हैं।
मजाक में नहीं लेते थे। ये भारत के वो पद है जो कि जिले में जहाँ पर भी चलते हैं तो इनकी अपनी अलग रुतबा होती है। यूपीएससी के लोग हैं। देखिए, तो अब ये मैंने आपको पद के बारे में बता दिया है कि सबसे बड़ा आईएएस तो लोग यही बनना चाहते हैं। पहला तो लोगों का सपना यही है। फिर आईपीएस, आईएफएस भी बहुत लोग। आईएफएस वो होता है इंडियन फॉरेन सर्विस करते हैं। फॉरेस्ट नहीं, फॉरेन मतलब भारत का जो व्यक्ति इंग्लैंड में दूत बन के जाता है, भारत का व्यक्ति कोई अमेरिका में जाता है, भारत का कोई व्यक्ति कांगो में और दक्षिण अफ्रीका में, चाइना में और रसिया में, बहुत से देशों में जाते हैं, वो आईएफएस वाले होते हैं। इसी के तहत आते हैं यूपीएससी, जिसे हम लोग बोलते हैं कि ना कि हमारा राजदूत या अम्बेसडर, इंग्लिश में बोलते हैं, क्या चीज़ बोलते हैं इसको, अम्बेसडर बोलते हैं ना, कि भारत का हाल ही में अम्बेसडर ब्रिटेन में किसे नियुक्त किया गया तो यही अम्बेसडर होते हैं, आईएफएस वाले होते हैं, इनको नियुक्त किया जाता है। अब ये जो फार्म आया है इसका डेट कितना है, तो ये देखिए जो फार्म आई है 2 तारीख को आया है, दूसरा महीना आया है 2022, टोटल 2 है, मतलब 2 फरवरी को आया है और 2022 में कोनो दूसरा अंक नहीं है, केवल 2 है। इस दिन से फार्म अप्लाई करने का डेट आ गया, मतलब आप इस दिन से फार्म अप्लाई करेंगे, 2 फरवरी 2022 से आप फार्म अप्लाई करेंगे। और इसका जो लास्ट डेट है, आखिरी डेट जो है वो भी देखो कुल टोटल 2 है, मतलब 22 फरवरी लास्ट डेट है। 22 फरवरी क्या है, लास्ट डेट है 2022, मतलब इस डेट के बाद आप फार्म नहीं भर सकते। तो 20 दिन का टाइम दिया है आपको फार्म भरने के लिए। अब फिर एलिजिबिलिटी मतलब कौन से व्यक्ति इस फार्म को भर सकते हैं, तो देखिए इसके लिए एलिजिबिलिटी है कि आपका जो एज है वो कितना होना चाहिए, 21 प्लस होना चाहिए, मतलब 21 वर्ष पूरे हो चुके हो, 21 वर्ष पूरे हो चुके हो। और उसके बाद आपकी उम्र, अगर आप जनरल कैटेगरी में है, अगर आप जनरल कास्ट में आते हैं तो आपकी उम्र आखिरी जो है 32 वर्ष तक आप इस फार्म को भर सकते हैं। दूसरी, अगर आप ओबीसी में आते हैं तो आप 35 वर्ष तक भर सकते हैं, क्योंकि 3 साल एज रिलैक्सेशन मिलता है, यानी उम्र में छूट मिलती है 3 साल, आरक्षण जिसे कहते हैं। अगर एससी कास्ट का है तो एससी या एसटी कास्ट का है तो वो 40 वर्ष तक भर सकते हैं। कितने वर्ष तक, 40 वर्ष तक। जनरल कास्ट के लोग जो है ये 7 बार इस परीक्षा को दे सकते हैं, ओबीसी के लोग 9 बार दे सकते हैं, और ये लोग 40 वर्ष तक जितनी भी इनकी अपेयरिंग हो जाए एससी एसटी वाले में, वो उतनी बार फार्म भर सकते हैं। जनरल में ही बना दिया गया है EWS, क्या बना दिया गया है, EWS, जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जो आता है जनरल के ही अंतर्गत आता है, जिनको आरक्षण में रखा गया है, वो भी 32 वर्ष तक ही भर सकते हैं। उनके लिए एज रिलैक्सेशन नहीं है, बल्कि उसमें रिलैक्सेशन मिलता है, कट ऑफ मार्क में रिलैक्सेशन मिलता है, लेकिन इसमें रिलैक्सेशन नहीं मिलता है। ठीक है, तो एलिजिबिलिटी मैंने बता दिया। फिर और क्या चाहिए भाई, उम्र इतनी होनी चाहिए, इसके बीच में होना चाहिए जो मैंने बताया है। फिर ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। ग्रेजुएशन का मतलब आप बीए यानी कि 13, 14, 15 तक की पढ़ाई आप किए हो, चाहे वो साइंस से हो, चाहे आर्ट साइंस से हो, चाहे कॉमर्स से हो, या आप बीसीए किए हो, एमसीए किए हो, बीटेक किए हो, इंजीनियरिंग किए हो, कुछ भी किए हो, लेकिन आपके पास वो ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। और बहुत से लोगों का कहना है कि जो हिंदी मीडियम के लोग हैं वो नहीं भर सकते, तो नहीं, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि एक मेरा छात्र था, वो इलाहाबाद में तैयारी कर रहा है, तो उसका किसी ने कान भर दिया कि हिंदी मीडियम वाले आईएएस का फॉर्म नहीं भर सकते, केवल पीसीएस वाला भर सकते हैं। तो मुझे एक बार मैसेज किया कि सर क्या मैं एग्जाम नहीं दे सकता, तो मैंने उसको बताया कि नहीं भाई भर सकते हो, इसमें कोनो दो राय नहीं, कौन मूर्ख व्यक्ति आकर के तुम्हारा कान भर के चला गया होगा, तो ऐसा नहीं है। और इंग्लिश क्या जरूरी है, तो नहीं, इंग्लिश बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं, हाँ, लेकिन इंग्लिश कुछ तो आना चाहिए, क्योंकि एक पेपर इसमें होता है 300 नंबर का, जिसमें आपको 75 नंबर लाने पड़ते हैं, 25%, तो बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है। तो ग्रेजुएशन आप किसी भी विषय से किए हो, आप इस फार्म को भर सकते हैं। आपकी उम्र 21 वर्ष हो चुकी हो और आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका हो। ठीक है, तो ग्रेजुएशन क्वालिफाइड होनी चाहिए फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी, यानी किसी भी यूनिवर्सिटी से आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, अब ये नहीं, अब ब्रिटेन से भी जाकर ग्रेजुएशन की डिग्री लेकर आएंगे तो भी हो जाएगा। फिर उसके बाद है एग्ज़ाम डेट कब है, तो 5 जून को है, इसी 5 जून को कौन सा दिवस पड़ता है, पर्यावरण दिवस, सबसे अधिक बार क्वेश्चन में पूछा गया है। तो 5 जून को है, 5 जून 2022 को ये एग्ज़ाम है। ये 5 जून 2022 मतलब फरवरी चल रहा है, 5 महीना में एग्ज़ाम है, 5 महीना से कम है, समय रह गया है। और इसमें फीस की भी बात होती है कि ये फार्म भरवाई कितना लग रहा है, तो भारत का ये सबसे बड़ा एग्ज़ाम है, तो इसके लिए फ़ीस तो बहुत महंगा लगना चाहिए, लेकिन नहीं, भारत में इसका फ़ीस बहुत सस्ता लगता है। अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं, जनरल है, EWS है,
या ओबीसी में आते हैं, इन लोगों के लिए 100 रुपये है इस फार्म का। अगर आप एससी है, एसटी है, तो इनको फीस का 1 रुपये भी नहीं लगेगा। महिला भी अगर है तो भी उनको कोई फीस नहीं लगेगा, मतलब उनके लिए फ्री है, उनके लिए मुफ्त में है ये, कि वो फार्म बस भर दे, उनके लिए 1 रुपये भी फीस नहीं लगेगा आईएएस के एग्ज़ाम के फार्म भरने में। तो इतनी बातें मैंने आपको समझा दिया है। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं आगे कि अपीयरिंग मैंने ऊपर बता दिया है कि अपीयरिंग मतलब एक छात्र कितनी बार इस परीक्षा को दे सकता है। तो मैंने बता दिया कि जनरल कास्ट का अगर कोई होगा तो वो इस परीक्षा को केवल 7 बार दे सकता है जनरल कास्ट में, चाहे वो EWS हो, चाहे वो जनरल वाला हो, सामान्य सा हो, तो वो कितनी बार दे सकता है? 7। ओबीसी 9, SC ST सब 40 वर्ष तक जितने उनके अपीयरिंग हो सके, जितनी बार वो अटेम्प्ट कर सके। फिर उसके बाद है एग्ज़ाम स्टेज। ये एग्ज़ाम कितने लेवल पे होगा? तो जानते हैं कि इसमें पहले प्री होगा, क्या होगा? प्रीलियम्स। ये एग्ज़ाम जो आया है प्रीलियम्स का है, ये प्रीलियम्स जो होगा ये 2 लेवल पे होगा। एक तो होगा GS पेपर फर्स्ट के नाम से, जिसमें आपसे जीके इससे पूछे जाएंगे, मेरिट इसी पे तय की जाएगी। इसी में दूसरा होगा GS पेपर सेकंड के नाम से, जिसे कहा जाएगा सीसेट के नाम से जाना जाता है ये सीसेट। इसमें आपको सिर्फ पास होना पड़ता है। इसी में मैथ, रीजनिंग और कंप्रिहेंशन रहता है। बाकी जो भूगोल, इतिहास, नागरिक शास्त्र, साइंस ये सब जो पढ़े जाते हैं वो GS पेपर फर्स्ट में पूछे जाएंगे। प्रीलियम्स के बाद जो व्यक्ति क्वालिफाइड होंगे उनका होगा मेंस का डेट आता है, यानी जून में होगा, तो मान के चलिए कि सितंबर अक्टूबर के समय में मेंस इसका हो जाएगा। तो मेंस हो जाएगा। मेंस के बाद इसमें होगा इंटरव्यू। क्या होगा? इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू मेंस में जिसके नंबर अच्छे खासे आ जाते हैं उसको इंटरव्यू से उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है, लेकिन इंटरव्यू में नंबर अच्छे आने से रैंक अच्छा मिलता है। तो इंटरव्यू होता है, तो पहले प्रीलिम्स होगा, फिर मेंस होगा, फिर इंटरव्यू होगा। फिर उसके बाद है इसमें कि हाउ टू स्टडी, इसका अध्ययन कैसे शुरुआत करें। जैसे आप मान लीजिए कि इस बार जो एग्ज़ाम देते हैं, या अब जो इस क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं उनको तो पता हो ही गया कि एग्ज़ाम कैसे होता है। जो छोटे से बच्चे होते हैं जो अभी सीखना चाहते हैं, कि जैसे कोई 10 में पढ़ रहा है, कोई 12 में पढ़ रहा है, कोई ग्रेजुएशन कर रहा है, अब चूँकि ग्रामीण क्षेत्रों में उनको ज़्यादा पता नहीं रहता कि किस चीज़ की पढ़ाई करें, तो उनके लिए लगता है कि IAS की नौकरी हमारे बस की नहीं है। ऐसी बात नहीं है, अभी बहुत बड़ा तोप सिंह नहीं है IAS का एग्ज़ाम, सामान्य सी पढ़ाई है। देखिए इसका सिलेबस कोनो बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। आपको क्लास 6 से लेकर के 12 तक का NCERT क्लियर करना है। NCERT जो एग्ज़ाम सरकारी बुक चलती है, कक्षा 6 से लेकर 12 तक की सभी किताबें आपको NCERT कंप्लीट कर लेनी है। कौन कौन से छोड़ करके? आपको इंग्लिश नहीं पढ़ना है, उस कक्षा 6 से 12 तक का मैथ 6 से 10 तक का पढ़ना है, सिर्फ सीसेट पास करने के लिए। वो भी मैथ के एकदम पूरे सवाल नहीं, मैथ नहीं भी आएगा तो भी दिक्कत नहीं है, फिर भी कंप्रिहेंशन और रीजनिंग से पास हो सकते हैं। फिर उसके बाद और क्या इसमें है, क्या नहीं पढ़ना है आपको? फिजिक्स और केमिस्ट्री 10 तक का पढ़ना है, 11 12 का नहीं। हाँ, बायो आप 12 तक का पढ़ सकते हैं, वो भी केवल जूलॉजी, बॉटनी नहीं, ठीक है। तो और इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, पॉलिटिक्स, समाजशास्त्र, ये सब 6 से 12 तक को आपको पढ़ना है। तो इस तरीके से अपनी पढ़ाई आप शुरू करेंगे, मतलब NCERT के साथ 6 से 12 तक की किताबों को। तो अभी से अगर आप शुरू कर देंगे तो ये अगर आपके कंप्लीट हो जाते हैं तो मान के चलिएगा कि बहुत बड़ी समस्या आपकी दूर हो चुकी है, क्योंकि एक बेसिक नॉलेज आपके पास हो जाता है। फिर उसके बाद इसमें स्टैंडर्ड बुक आते हैं। स्टैंडर्ड बुक जैसे जैसे होगा तो मैं बताऊँगा कि कौन कौन स्टैंडर्ड बुक इसमें आते हैं। फिर उसके बाद है अबाउट कैंडिडेट, मतलब लगभग कितने लोग इस एग्ज़ाम में अटेम्प्ट करते हैं। जो एग्ज़ाम उसका होता है UPSC का, तो कितने लोग लगभग इसको अटेम्प्ट करते हैं। तो मान के चलिए कि हर साल ये फार्म भरे जाते हैं लगभग 12 लाख के आसपास। कितने लोग फार्म भरते हैं? लगभग 12 लाख के आसपास। एग्ज़ाम कितने देते हैं? लगभग 6 या 7 लाख लोग इसके एग्ज़ाम देते हैं। कितने लोग? 6 या 7 लाख। अब ये जो 1000 लगभग अगर दोनों पोस्ट को जोड़ लिया जाए तो ये आएंगे कितने? 1000 8 1 1 2 6 5 11 8 1 9 1 10 1012 पोस्ट आए हैं। तो 1012 पोस्ट है तो इसी का 13 गुना मान लीजिए, लगभग 13,000 लोग प्रीलिम्स क्वालिफाइड करेंगे मेंस के लिए। 13,000 लोग, तो उसमें से 6 या 7 लाख लोगों में से कितने लोग देंगे? 13 से 14,000 लोग मेंस जाएंगे। और मेंस के बाद
जब इंटरव्यू जाता है तो उनमें से 3 गुना बुलाता है, इसका 3 गुना बुलाएगा, इसका 3 गुना बुलाएगा। इसका मतलब है कि 3000 के आसपास छात्रों को इंटरव्यू के लिए बुलाएगा। फिर उसमें से सिलेक्शन होगा कितने लोगों का, लगभग 1000 लोगों का। फिर मैंने ऊपर बता दिया कि उसी में से कोई IAS बनेगा, कोई IPS IFS, तो इतना बड़ा पोस्ट मिलेगा। पावर मिलने के बाद पूछो मत। तो इतनी बातें हैं, ये मैंने आपको समझा दिया। अब कुछ बातें और समझा दूँ। जिस दिन आप IAS बन जाएंगे, ये IAS इसकी ट्रेनिंग चलती है उत्तराखंड के मसूरी में। आप लोगों ने नाम सुना होगा, मसूरी, उत्तराखंड के मसूरी में उस संस्था का नाम है लबासना। लबासना, अगर आप लोगों ने बहुत बार सुना देखा होगा ये शब्द लबासना, तो लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एडमिनिस्ट्रेटिव एकेडमी के नाम से है इसका नाम, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एडमिनिस्ट्रेटिव एकेडमी। ये ट्रेनिंग सेंटर जहाँ पर IAS वालों की क्या होती है, ट्रेनिंग कराई जाती है। इसीलिए आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि मेरे सपने कहाँ है, लबासना के लिए है, तो लबासना यही। फिर उसके बाद जो IPS बनते हैं, आप समझ लीजिए कि ये जब वहाँ पर पहुँचेंगे तो कितनी इज्जत रहती होगी, क्योंकि आप IAS बन के आए अधिकारी, कोनो चपरासी उपरासी बन के नहीं गए हैं। और IPS, इनका जो ट्रेनिंग सेंटर होता है, IPS जो बनते हैं इनका ट्रेनिंग चलता है, जिसका नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल पुलिस एकेडमी, जिसका नाम है हैदराबाद में ये पड़ता है। हैदराबाद में है ये, आंध्र प्रदेश में या तेलंगाना में, हैदराबाद में है ये, जहाँ पर इंडियन पुलिस सर्विस जो IPS होते हैं उनका ट्रेनिंग होता है। ये जब वहाँ पर जाते हैं ना, जैसे कि IPS का जब ट्रेनिंग चलना होता है तो इनको ज़बरदस्त ट्रेनिंग दी जाती है। तो वहाँ पर जाने के लिए 1 किलोमीटर तक इनके ऊपर फूलों की बरसात कराई जाती है कि आप IPS निकाल के आए हैं। और IPS जब निकालने के बाद जब इनकी ट्रेनिंग हो जाती है तो ट्रेनिंग में ही इनको 6 महीने के आसपास कोई एक थाना दिया जाता है कि आप पहले कुछ दिन थाने पर दरोगा के रूप में काम करेंगे। ये जब थाने पर जाते हैं दरोगा के रूप में कार्य करने के लिए, तो समझते होगे कि दरोगा बेचारा जो इनका सीनियर हुआ रहता है वो खुद ही काँपता होगा कि जानता है कि ये IPS बन जाएगा। IPS मतलब जिले का मुखिया बनने वाला है। कुछ दिन तक SP पद पे रहेगा, फिर तो SSP बन ही जाएगा। तो इतने बड़े पावरफुल पद हैं ये। तो जितनी बातें मैंने समझाई, इसमें से अगर कोई बात अगर छूट गई हो तो आप लोग ये अपने कन्फ्यूजन को फिर से एक बार कमेंट कीजिएगा, तो एक वीडियो और इस पर बना सकते हैं कि अभी कौन कौन सी बातें इसमें नहीं समझ में आई हैं। तो इतनी बातों को बताने के बाद आज की क्लास को बंद करते हैं, बस करते हैं। सभी को धन्यवाद, बाय।